जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 19 मार्च 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न है, हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है। रूस के राष्ट्रपति चुनाव हुआ है रूस में अभी हाल फिलहाल में। ऑप्शन है अलेक्सी नावल्नी, व्लादिस्लाव दावानको, निकोलाई खारितोनोव, व्लादिमीर पुतिन। नाम बहुत कठिन है इनके दोस्तों, और ये जीते हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रश्न का उत्तर व्लादिमीर पुतिन है, और ये 5वीं बार जीते हैं दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में 5वीं बार जीते हैं। पहली बार 1999 से ये राष्ट्रपति हैं। 1999 से व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं, 5वीं बार जीते हैं। पहले दोस्तों व्लादिमीर पुतिन की अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो केजीबी एजेंट थे। ये केजीबी एजेंट थे, पहले एजेंट थे। विभिन्न देशों में इन्होंने काम किया था, और उसके बाद 1999 में राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। 2029 में ये स्टालिन को पीछे छोड़ने वाले हैं, ऐसा कहा गया है। 2029 में स्टालिन भी यहाँ के राष्ट्रपति थे। स्टालिन को पीछे छोड़ेंगे, ये पीछे छोड़ेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, इसमें इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बन जाता है दोस्तों। पुतिन को कुल 88% वोट मिला है, कुल 88%। और इनके जो विपक्षी हैं दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वो निकोलाई खारितोनोव, ये जो है निकोलाई खारितोनोव, इनको विपक्षी हैं, और इनको 4% वोट मिला है, मात्र और मात्र 4%। 88% व्लादिमीर पुतिन को मिला है, और ये 5वीं बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में भारत ने यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन का गंगा का संबंध यूक्रेन में भारत ने चलाया है दोस्तों, ये ऑपरेशन भारतीयों को वापस लाने के लिए। ये वही रूस है दोस्तों जिसका पुराना नाम यूएसएसआर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया, ये इसका पुराना नाम है। तो प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है। डायना मेमोरियल हॉल से सम्मानित होने वाले मानसी गुप्ता भी है और उदय भाटिया भी है। प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, सी गलत है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये अवार्ड, डायना मेमोरियल अवार्ड जो है दोस्तों, ये 2 साल के अंतराल पर दिया जाता है। 2 साल के अंतराल पर दिया जाता है, और ये लंदन में मिलता है। लंदन में मिलता है, 2 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में इन दोनों को मिला है दोस्तों। ये जो मानसी गुप्ता है, ये स्वास्थ्य प्रचारक है, स्वास्थ्य प्रचारक है मानसी गुप्ता। और ये कहाँ की है दोस्तों, ये हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा की रहने वाली है। उदय भाटिया जो हैं, उदय भाटिया ये आविष्कारक हैं, आविष्कारक हैं उदय भाटिया, और दिल्ली के रहने वाले हैं। तो इन दोनों को ही मिला है। मानसी गुप्ता, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मानसी गुप्ता जो है ये स्वास्थ्य प्रचारक है और हरियाणा की रहने वाली है, इनको मिला है। और उदय भाटिया आविष्कारक हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। इन दोनों को इस प्रकार पुरस्कार से, डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है लंदन में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्यों दिया जाता है दोस्तों ये अवार्ड जो है, युवाओं को किसको दिया जाता है दोस्तों, अवार्ड युवाओं को दिया जाता है, युवाओं को दिया जाता है। इस बार 20 लोगों को मिला है ये अवार्ड, पूरे वर्ल्ड से 20 लोगों को ये अवार्ड मिला है, और जिसमें 2 भारतीयों को मिला है, जो भारतीयों को मिला है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, प्रश्न अगला है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, सीधे सीधे प्रश्न आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, कहाँ तैयार किया है। जोधपुर, शिलोंग, लखनऊ, कोच्चि। ये जोधपुर में किया है दोस्तों,
जोधपुर में किया है। अपाचे बहुत फेमस हेलीकॉप्टर है, आपने नाम बार बार सुना है अपाचे, और ये यूएसए का रॉकेट है, सॉरी यूएसए का ये हेलीकॉप्टर है। अपाचे यूएसए का हेलीकॉप्टर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों ये पहला अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन को तैयार किया गया है और ये जोधपुर में किया गया है। प्रश्न का उत्तर तो हमारा जोधपुर है। देखते हैं दोस्तों ये क्या कहते हैं, इसको हवा में टैंक कहते हैं। ये अपाचे हेलीकॉप्टर को क्या कहा जाता है, हवा में टैंक, हवा में टैंक नाम से संबोधित किया जाता है इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो दोस्तों एयर टू एयर, कहाँ पर ये हमला कर सकता है, एयर टू एयर या फिर एयर टू सरफेस, एयर टू सरफेस हमला कर सकता है, चाहे बंदूक हो, मिसाइल हो या रॉकेट हो। बंदूक, मिसाइल या फिर रॉकेट सभी से परिपूर्ण है दोस्तों, सभी से परिपूर्ण है। और ये बोइंग कंपनी ने बनाया है, यूएसए की बोइंग कंपनी, यूएसए की बोइंग कंपनी है, इसने इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है। तो प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा जोधपुर में ये तैयार किया गया है। प्रचंड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रचंड याद रखना, एग्जाम में बहुत आ सकता है ये क्वेश्चन, सीधे सीधे आएगा। प्रचंड क्या है, तो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, स्वदेश निर्मित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रचंड। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, तेजस, तेजस क्या है, तो ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है और तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। दोनों का निर्माण भारत में हुआ है, ये स्वदेश निर्मित है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। पाम ऑयल जो होता है दोस्तों ये ताड़ का तेल होता है, ताड़ का पेड़ आपने देखा होगा, ताड़ का ये तेल होता है, उसी वृक्ष से ये निकाला जाता है पाम ऑयल, याद रखना है। ये जो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो है ये देश का पहला है ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र जो लगाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, देश का पहला है। कहाँ पर लगाया जा रहा है ये, तो दिबांग घाटी में, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में स्थान पड़ता है, रोइंग स्थान, स्थान का नाम लिख लीजिए, रोइंग स्थान। इस रोइंग स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। पाम ऑयल का यूज क्या है, पाम ऑयल का यूज जो है दोस्तों, ये पहली बात तो खाना बनाने के लिए यूज होता है, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना जो वानगी बनाया जाता है, आइटम्स बनाया जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी प्रयोग होता है दोस्तों, जैसे कि साबुन बनाना या फिर लीपापोती का सामान बनाना, इसमें इसका प्रयोग होता है। पहली बात, इसका तीसरा जो है यूज दोस्तों, ये जीरो वेस्ट पैदा करता है, जीरो वेस्ट, तो एनवायरनमेंट के लिए भी ये सही है। और जो है यहाँ पर दोस्तों चौथी बार आपको रखना है याद कि भारत जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, पाम ऑयल का इंपोर्ट करता है भारत, मलेशिया हो गया या फिर इंडोनेशिया हो गया, इन देशों से। तो हमारा इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। अगर इंपोर्ट कम होगा तो हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे किसमें, पाम ऑयल में। तो ये सारे इसके यूज होने वाले हैं। और हाल फिलहाल में भारत ने जो है पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग घाटी में, रोइंग स्थान पर, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है,
कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, इनका संबंध मलयालम से है और यही प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। सरस्वती सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। के बिरला फाउंडेशन और 2 अवार्ड देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यास सम्मान ये भी के बिरला फाउंडेशन देता है और बिहारी पुरस्कार ये भी के बिरला फाउंडेशन देता है दोस्तों। सरस्वती सम्मान जो है 22 भाषा में मिलता है। जो 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची की जो भाषा है 22 भाषा, इसी में ये व्यास सम्मान दिया जाता है। पहला ये किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को। 1991 से ये दिया जाना शुरू हो रहा है और हरिवंश राय बच्चन को मधुशाला के लिए मिला था। मधुशाला के लिए सबसे पहले इनको मिला था और अभी दोस्तों 2023 का मिला है कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए। इनकी कृति कौन सी है? रौद्र सात्विकम। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, रौद्र सात्विकम यही इनकी रचना है, इनकी बुक है रौद्र सात्विकम, जो मलयालम भाषा में है और इसी के लिए इनको मिला है दोस्तों। 15 लाख रुपए इनको दिया गया है और ये पुरस्कार में 15 लाख रुपए वर्तमान में राशि दी जाती है। ये 2023 का है। अगर हम 2022 का बात करेंगे, 2022 का बात करेंगे दोस्तों, तो शिवशंकरी को मिला है सरस्वती सम्मान। शिवशंकरी को मिला है, शिवशंकरी को मिला है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सूर्यवंशम के लिए मिला है, सूर्यवंशम के लिए मिला है। प्रश्न का हमारा उत्तर मलयालम हो जाएगा दोस्तों। ये जो दोस्तों अवार्ड है इनको ये 12 साल बाद मिला है, 12 साल बाद मलयालम के लिए मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कानपुर, सूरत, मोहाली, पटना, ये मोहाली पंजाब में हुआ है। ये देश का फर्स्ट राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा इस डीबीटी स्पीडी सीड्स शुरू हुआ है दोस्तों, मोहाली में शुरू हुआ है। शुरू किसने किया है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है। जितेंद्र सिंह जो वर्तमान में ये केंद्रीय विज्ञान तकनीकी मंत्री हैं, ये केंद्रीय विज्ञान तकनीकी मंत्री, इन्होंने ही शुरू किया है दोस्तों। इसको शुरू करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है, सरकार का उद्देश्य क्या है दोस्तों इसके पीछे? तो उन्नत फसल के लिए, पहली बात उन्नत फसल अच्छा हो। दूसरी बात जो है तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसल का उत्पादन तेजी से बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। तीसरा पॉइंट मांग की आपूर्ति पूरी करने के लिए, जितना डिमांड मार्केट में है मांग की आपूर्ति पूरी करने के लिए, तो मार्केट की डिमांड को पूरी करने के लिए। और ये दोस्तों जो है फसल सुधार कार्यक्रम के लिए किया गया, है और मोहाली में किया गया। प्रश्न का हमारा सही उत्तर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? महिला प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग, WPL, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, गुजरात जायंट। प्रश्न का सही उत्तर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है दोस्तों, बेंगलोर में जीता है। ये जो IPL है महिला वाला, ये 2024 का है, 2024 का है। और फाइनल मैच इसका कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में हुआ है।
इसी का पुराना नाम जो है फिरोज शाह कोटला मैदान है। यहाँ पर ये हुआ है। विजेता आरसीबी बंगलोर रही है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और उप विजेता जो है दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली कैपिटल्स है उप विजेता। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इन्हीं दोनों के बीच मैच हुआ था जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर जीत चुकी है। कप्तान ये रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के कप्तान कौन है? कप्तान कौन सी है महिला खिलाड़ी? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना है और ये कैप्टन है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे पहले इसमें कितना अवार्ड मिला है? रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर को 6 करोड़ रुपए दिया गया अवार्ड के तौर पे, और जो उप विजेता जो है दिल्ली कैपिटल्स है, दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ रुपए मिले हैं। 3 करोड़ रुपए मात्र मिले हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आईपीएल के अवार्ड में 2 अवार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। पर्पल कप, पर्पल कप पहला है, ये विकेट के लिए दिया जाता है, विकेट के लिए दिया जाता है पर्पल कप, और ये श्रीलंका को मिला है। दोनों अवार्ड जो है पर्पल कप और ऑरेंज कप, दोनों जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ी को ही मिला है। महिला खिलाड़ी को पर्पल कप विकेट के लिए श्रीलंका को मिला है, और ऑरेंज कैप जो है, ऑरेंज कैप ये मिला है रन के लिए एलिसा पेरी को। ऑरेंज कैप एलिसा पेरी को मिला है। कैप है, कैप, ऑरेंज कैप एलिसा पेरी को मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पहला अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत महिला वाली 2023 से ही हुआ है, तो पहला आईपीएल विजेता महिला में कौन है? महिला आईपीएल मुंबई है। मुंबई इंडियंस पहला जीता था। WPL ये जो है महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? तो काशवी गौतम है। काशवी गौतम को 2 करोड़ रुपए में गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। 2 करोड़ में गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। याद रखना है, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी यही है, सॉरी सबसे महंगी खिलाड़ी है। और मूल्यवान खिलाड़ी तो दीप्ति शर्मा है दोस्तों। दीप्ति शर्मा सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है। प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई गई है? लड्डू मार होली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। प्रश्न का उत्तर राजस्थान है, सॉरी प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश है दोस्तों। जितना भी होली आ जाए दोस्तों, होली से संबंधित जितना क्वेश्चन आ जाए, लड्डू मार होली हो गया ये, या फिर यहाँ पर लठमार होली हो गया, लठमार होली हो गया, या फिर फूलों की होली हो गया, फूलों की होली हो गया, या फिर विधवा होली हो गया, विधवा होली हो गया दोस्तों, या फिर रासलीला हो गया, रासलीला हो गया। ये सबका संबंध जो है मथुरा और बरसाना, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला पड़ता है, यहीं पर स्थान पड़ता है एक बरसाना, तो यहीं से ये मनाया जा रहा है दोस्तों। ये लड्डू मार होली जो है 10 दिन का हो फेस्टिवल ये मनाया जा रहा है। और बरसाना मथुरा, 2 फेमस स्थान आपको याद रखना है, मथुरा और दूसरा है बरसाना। यहीं पर ये लड्डू मार होली मनाया जा रहा है दोस्तों। अगर हम होली की बात करेंगे कि होली किस दिन को मनाया जाता है, हिंदी माह आपको लिखना है फाल्गुन, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्रश्न का हमारा उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? गुलबीर सिंह, यही प्रश्न का उत्तर है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। गुलबीर सिंह है दोस्तों। अभी कैलिफोर्निया में, यूएसए के कैलिफोर्निया में दी 10 इवेंट हुआ है।
इवेंट का नाम नोट कीजिए, द 10 इवेंट। द 10 इवेंट हुआ है, ये 10 किलोमीटर का रेस है। 10 किलोमीटर, 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का रेस है। और गुलबीर सिंह ने 16 साल का पूरा जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है हमारा, राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है 16 साल का, ये इन्होंने तोड़ दिया है। केवल राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों, याद रखना, भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है। परंतु अगर संपूर्ण प्रतियोगिता में यहाँ पर देखेंगे तो इनका स्थान जो है सेकंड है, सेकंड पोजीशन पर आए हैं। पूरे वर्ल्ड ने यहाँ पर हिस्सा लिया है दोस्तों। तो ये हैं गुलबीर सिंह। पारुल चौधरी की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा पारुल चौधरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी अर्जुन अवार्ड इनको मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है पारुल चौधरी को। और दूसरी बात जो है ये दोस्तों, एशियन गेम्स में 5,000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता है इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स के 5,000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है पारुल चौधरी ने, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पारुल चौधरी का संबंध किससे है, तो ये मेरठ की है पारुल चौधरी, ये भी ध्यान रखना है। हमारे प्रश्न का उत्तर गुलबीर सिंह हो जाएगा। चलते हैं, अंतिम प्रश्न है हमारा क्लास का दोस्तों आज। हाल ही में नेपाल ने किसे अपना पर्यटन राजधानी घोषित किया है? पर्यटन राजधानी, ऑप्शन है पोखरा, भरतपुर, ललितपुर, काठमांडू। ये पोखरा को किया है, पर्यटन राजधानी घोषित किया है। अगर हम राजधानी की बात करेंगे, ये पर्यटन राजधानी अभी घोषित किया है हाल फिलहाल में दोस्तों, काठमांडू जो है ये नेपाल की राजनीतिक राजधानी है। पोखरा किस प्रांत में आता है? गंडकी प्रांत में, गंडकी प्रांत में ये पोखरा आता है। और इसको जो है हाल फिलहाल में पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। यहाँ एक फेमस झील है दोस्तों, शांत फेवा झील, शांत फेवा झील यहाँ की फेमस झील है, जहाँ पर पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, याद रखना है। और सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा नेपाल सरकार के द्वारा किया गया है। तो प्रश्न का हमारा उत्तर है पोखरा। वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।